हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चांदनी एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और समझदार लड़की थी। जब से उसने होश संभाला था तब से उसने एक अच्छे और सच्चे जीवन साथी की ही ख्वाहिश की थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो किस्मत में लिखा होता है वही हमें मिलता है। चांदनी के पिता ने अपने बचपन के दोस्त से कुछ वादे किए थे, जिनके अनुसार उनके बेटे रोहित से इनकी बेटी चांदनी का रिश्ता पक्का कर दिया गया था। और कुछ ही दिनों के बाद इन दोनों की शादी भी हो जाती है। चांदनी अपने पिता का मान रखने के लिए रोहित से शादी तो कर लेती है, लेकिन वो उस शादी से खुश नहीं होती, क्योंकि रोहित दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और बहुत ही ज्यादा काला था, साथ में ही गरीब भी था। रोहित के काले रंग के चलते चांदनी को सभी लोग बहू काले की कहकर पुकारा करते थे और इसी के चलते उन दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते ही रहते थे। ऐसे ही एक दिन चांदनी रोहित को अपने पास बुलाते हुए कहती है, अबे ओ काले कोयले की खान, इधर आ जरा। जी कहिए। आज मेरा पिज्जा खाने का दिल कर रहा है, जा लेकर आ। आपने 2 दिन पहले ही तो पिज्जा खाया था। देखिए इतने पैसे खर्च करना ठीक बात नहीं है। अब तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं है? जी देखिए, एक मिडिल क्लास पति अपनी हाई क्लास बीवी से बस इतनी गुजारिश कर रहा है कि आप मेरी 1 महीने की तनख्वाह 10 दिन में ही खर्च करवा देती है, तो थोड़ा हिसाब से चलिए ना। अरे तेरे जैसे पति को झेल रही हूँ, मुझ पर क्या गुजरती है, कभी ये सोचा है तूने? रोज अपना भाषण देने लग जाता है, काला भैंसा कहीं का। अरे कहाँ खो गई आप? कहीं नहीं। चल ठीक है, आज रहने देते हैं पिज्जा, लेकिन अगली बार जब मैं कहूँगी ना तो मेरा पिज्जा आ जाना चाहिए, समझ गए? ठीक है, ले आऊँगा। समय बीतता जाता है और चांदनी रोहित को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। फिर भी रोहित उसे कुछ नहीं कहता था, बस चुपचाप सब कुछ सहता रहता था, क्योंकि वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार जो करता था। ऐसे ही एक दिन रोहित चांदनी को बाहर घुमाने के बारे में सोचता है और उससे बोलता है, सुनिए। क्या है, बोलो। मैं बस इतना कह रहा था कि क्यों ना आप और मैं कहीं घूमने चले। वो क्या है ना, जब से हमारी शादी हुई है हम कहीं गए ही नहीं। मैं और तुम्हारे साथ घूमने जाऊंगी? शक्ल देखिए अपनी आईने में, मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी सबके सामने। अरे कभी देखा है क्या दिन और रात को एक साथ चलते हुए? ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। रोहित अपना उदास चेहरा लिए वहाँ से चला जाता है और हॉल में जाकर बैठ जाता है। उसकी ये हालत देखकर उसकी माँ उर्मिला सब कुछ समझ जाती है, लेकिन कुछ भी नहीं कहती। वो अपनी बहू के पास जाकर उसे समझाती है और उससे कहती है, बहू मुझे कुछ बात करनी है तुझसे। आज तो तेरी क्लास लगने वाली है, काले कलूटे, अपनी माँ से मेरी शिकायत करेगा? जी कहिए माँ जी। देख मैं जानती हूँ कि शादी को लेकर तेरे भी बहुत सारे सपने रहे होंगे, मगर जो कि अब चूर हो चुके हैं वो सब। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे बेटे के साथ ऐसा करेगी, उससे ऐसे बदले लेगी। जी आप कहना क्या चाहती है, मैं कुछ समझी नहीं। देख मैं जानती हूँ जितनी तू भोली बनने की कोशिश कर रही है ना, उतनी तू है नहीं। देखिए माँ जी, मैं कुछ नहीं कहना चाहती आपसे, प्लीज आप जाइए यहाँ से। ठीक है बहू, मैं जा रही हूँ, पर एक बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर मेरे बेटे को जरा भी तकलीफ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, आप जाइए। उर्मिला के वहाँ से जाते ही चांदनी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और खुद से बोलती है, आज तो मैं छोड़ूंगी नहीं इस काले पतीले को, मेरी चुगली करता है अपने माँ से। शाम को रोहित अपने काम से घर लौटता है और उस दिन उसकी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं होती। जैसे ही वो अपने कमरे में जाता है, वहाँ चांदनी पहले से ही गुस्से में बैठी होती है। उसे देखकर रोहित सब समझ जाता है कि आज तो कुछ बड़ा होने वाला है। इतने में ही चांदनी उसके पास तेजी से चलकर आती है और उसे धक्का मारते हुए बोलती है, क्यों बे, बहुत मजा आता है तुझे अपनी माँ से चुगली करने में? अरे ये आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। अच्छा, तो तेरी माँ ऐसे ही आ गई थी मेरे पास मुझे सुनाने के लिए, है ना? मैंने तो माँ से कुछ भी नहीं कहा, फिर माँ इन्हें यहाँ क्या कहने आई होंगी। सुनिए, मुझे सच में कुछ नहीं पता, आप क्या बोल रही हैं? देख, मैं तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ, आज के बाद तेरी माँ के पास कोई बात गई ना तो अच्छा नहीं होगा।
देखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आज के बाद आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। ऐसा ही होना चाहिए, और अगर हो गया ना तो खाल उधेड़ दूंगी तेरे हप्सी कहीं का। उसी रात रोहित की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन वो चांदनी को कुछ नहीं बताता और चुपचाप घर से बाहर आ जाता है। डॉक्टर के पास जाने की वो कोशिश तो करता है, लेकिन थोड़ी दूर पहुंचते ही वो बेहोश होकर वहीं सड़क के किनारे गिर जाता है। इस बात से अनजान चांदनी चैन से अपने कमरे में सो रही होती है। रोहित को पड़े पूरी रात यूं ही बीत जाती है और फिर अगली सुबह दूध बेचने वाला वहां से गुजर रहा होता है तो उसकी नजर रोहित पर पड़ती है। वो तुरंत उसके पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। अरे भाई साहब उठिए, आप यहाँ क्यों सोए हुए हैं? अरे उठिए ना। दूध वाले के लाख उठाने पर भी रोहित नहीं उठता, तो वो अपने दूध की गैलनों को वहीं साइड में रखकर रोहित को अपनी साइकिल पर बिठाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर रोहित को वहां एडमिट करके उसका इलाज करने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद वो होश में आ जाता है और चांदनी की तलाश करने लगता है। जैसे तैसे डॉक्टर उसे शांत करते हैं और बोलते हैं, जी देखिए, आप ज्यादा हिले डुले नहीं, वरना आपकी तबीयत फिर से बिगड़ जाएगी। पर हाँ, हमें अपने घर का नंबर दे दीजिए, हम उन्हें यहीं बुला लेते हैं। जी ठीक है। कुछ ही देर के बाद वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जैसे ही उर्मिला रोहित को देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसके पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उससे कहती है, बेटा ये क्या हो गया और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? देखिए, इन्हें एक माइनर हार्ट अटैक आया था। क्या ये कई दिनों से स्ट्रेस ले रहे हैं क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? हार्ट अटैक? जी हाँ। क्या आप कुछ जानती हैं कि ये किसी तरह की टेंशन में है या फिर किसी बात की परेशानी? हाँ डॉक्टर साहब, ये सब इस करमजली नासपिटी की वजह से हुआ है। अब तो खुश है ना तू? नहीं माँ, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, आप इन्हें कुछ मत कहिए। ये मुझे क्यों बचा रहा है? मैंने तो आज तक इतना बुरा सलूक किया है इसके साथ, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? नहीं माँ जी, आप इनकी बात मत सुनिए। ये जो कुछ भी कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं। इनके साथ जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार और कोई नहीं, मैं हूँ। इसीलिए आज मैं इन्हें छोड़कर चली जाऊंगी। यही सही होगा कि तू मेरे बेटे की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जा। नहीं माँ, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मैं इनके बिना अपनी जिंदगी जी ही नहीं सकता। इनके जाने के बाद तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। रोहित की बातें सुनकर चांदनी की आंखें भी आंसुओं से भर जाती हैं और उसे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी होती है, जिसके बाद वो रोते हुए बोलती है, मैंने आपके साथ इतना कुछ किया, फिर भी आप मुझसे प्यार करते हैं। क्यों आप इतने अच्छे हैं? मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया है और किसी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मैंने आज तक जो भी किया उसकी कोई माफी नहीं है, पर आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। सजा तो सिर्फ एक ही है। क्या? मैं और मेरा साथ। अगर आप इसे सजा के रूप में एक्सेप्ट करती हैं तो ठीक है, नहीं तो आपका फैसला मुझे मंजूर होगा। प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आपके साथ रहना कोई सजा नहीं बल्कि मेरा सौभाग्य है, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसे पति मिले। इतना सब कुछ हो जाने के बाद चांदनी कभी भी रोहित के कालेपन का मजाक नहीं उड़ाती और न ही उससे किसी भी तरह की कोई भी बदतमीजी किया करती। जितना प्यार रोहित उससे करता था, अब वो भी धीरे धीरे उतना ही प्यार उससे करने लगी थी। जिसके बाद वो दोनों एक साथ मिलकर फिर से एक नई शुरुआत करते हैं और अपनी जिंदगी में रहने लगते हैं। सूरज नाम का एक गुजराती डिगरा पार्क में कानों में हेडफोन लगाए जॉगिंग कर रहा था। भागते भागते वो बहुत ही ज्यादा थक गया था और अपने लिए एक शांत जगह की तलाश कर रहा था। ऐसे ही एक बेंच जब उसे दिखाई देता है तो वो वहाँ जाकर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर के बाद उस पार्क में 52 गज का लाल जोड़ा पहने अंजलि नाम की लड़की रोती हुई आ जाती है और सूरज के साथ में आकर बैठ जाती है। सूरज उसको देखता ही रह जाता है और मन ही मन कहता है, हूर थी या परी या जैसे गुलाब की पंखुड़ी, आंखों में थोड़ा सा गुस्सा, चेहरे पर कोहिनूर सी चमक। ऐसा लगता है जैसे प्यार का एक फूल मेरे दिल में खिल गया हो
कितनी प्यारी और मासूम सी लड़की है। क्या बात है, कोई छोरी नहीं देखी क्या कदे? एक मुक्के में ना दोनों आँख सेट कर दूंगी। सूरज जितनी प्यारी दी थी भगवान ने, जीभ उतनी ही काली। रे समझ नहीं आ रही क्या तने? या जूती देखी है 7 नंबर की है, या तेरी जो बागड़ बिल्ले जैसी शकल है ना, पति मार मार कर लाल कर दूंगी। सूरज वहाँ से भाग जाता है और अंजलि का चेहरा अपने मन में याद करके उस पार्क के 2 चक्कर और लगा लेता है और थक हार कर फिर से अंजलि के पास आकर बैठ जाता है। तभी अंजलि गुस्से में उससे कहती है, इस पार्क के 2 चक्कर काट के तू फिर अड़े आ गया? केजी में आ रही है तेरे? मुझे खुद पता नहीं चला कि कब मैंने इस पार्क में 2 चक्कर लगा दिए। ईसा के देख लिया जो 2 चक्कर लगा दिए तने। आपका खूबसूरत चेहरा। बावड़ी बूझ है के तेरे घर में माँ बहन कोनी, उन्हें देख कर लगा लिया कर 2 चक्कर। आया बड़ा। ये सब छोड़ो, ये बताओ आप रो क्यों रहे हो, और वो भी ये 52 गज का दामन पहने? I mean, क्या है ये सब? यो दामन है पूरे 52 गज का, हमारे हरियाणा का कल्चर है। और मैं रोऊं क्यों? क्योंकि मैं अपने गांव तक भाज के आ रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप मेरी शादी एक बूढ़े से अमीर गेला करवावे थे और मैंने उस ताई शादी नहीं करनी थी। जा ताई मैं आड़े आगी भाग के, पर इब तक मैंने कुछ समझ ही नहीं आता, कित जाऊं कित मरूं क्या करूं। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। इस वक्त आपको कैसा लग रहा होगा। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, अगर आप चाहो तो। ठीक से, दिखने में भी तू बड़ा मानस ही लग गया मने ते, और अड़े मैं किसे न जानू भी कोनी। चल तू ये मदद कर दे फिर आज मेरी। वो उसे एक कमरा रेंट पर दिलवा देता है, जिससे दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। थोड़ी ही देर के बाद सूरज उसके खाने पीने का सारा इंतजाम कर देता है और अब वो अपना ज्यादातर वक्त अंजलि के साथ ही बिताने लगता है। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक दिन फाइनली एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और किसी को भी बिना बताए कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। साथ ही सूरज अंजलि को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले जाता है, जहाँ पर सूरज की माँ दया बहन गुस्से से बोलती है, आशू छे सूरज दिकरा, तमें इस बात की इजाजत किसने दी? माँ वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप किसी दूसरे कल्चर कास्ट में शादी करने के लिए मानती नहीं, इसलिए मैंने ये सब किया। बस तेरे ही वास्ते इस छोकरी को मैं अपनी बहू मान रही हूँ, वरना तो कसम ढोकले की मैं इस छोकरी को अपने घर में न घुसने दूँ। हाँ। दया बहन उनका स्वागत घर में करती है। इसी तरह अगले दिन अंजलि अपने घर में झाड़ू लगा रही होती है कि तभी टीवी पर हरियाणवी सॉन्ग 52 गज का दामन चल रहा होता है। वो ये गाना सुनकर अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कमर हिलाकर हरियाणवी स्टाइल में डांस करने लगती है। तो कभी झाड़ू को गिटार बनाकर बजाते हुए डांस करती है। तभी अचानक से वहाँ पर दया बहन आ जाती है और उसे गुस्से से बोलती है, हे कृष्ण भगवान, आशू करे छे डफा डफोर छोकड़ी, का हो गया तुझे? तू इस घर की बहू है, कोई नचनिया नहीं जो ऐसे ठुमके लगा रही है। तने शर्म नहीं आवे छे के? सासू माँ मैंने समझ नहीं आती, आपकी दिक्कत क्या है? अरे मैं हरियाणा से आ रही हूँ, फिर भी आपके गुजराती कल्चर ने अपनाने लाग रही। अरे आप रोज के रोज यहाँ जात पात का विरोध करने लग रहे। अरे आप ताई एक बात कह दूं साफ साफ, इन सब में ना कुछ नहीं रखा। हंसते हंसते मैंने अपनी बेटी समान मान लो। अवे तमे मने समझावो छो, बोलशो नहीं कि ए मेरा घर छे। आने बीजी बात, अपनी जुबान ज्यादा छुरी की तरह चलाओ नहीं। अरे सासू माँ, इस घर में रहने का ना मेरा परमानेंट हक है। अरे बहू मैं इस घर की, समझ गए आप? और रही बात मेरे बोलने की ना, तो मैं हूँ हरियाणा से। अरे सीधी बात भी बोलूंगी ना तो नू लगेगा तुम गोली चलगी। आलत डालो आप अब इसकी। अरे तेरे से तो बात करना ही बेकार है, जरापन समझी सकिया नहीं, देहातन कहीं की। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद अंजलि घर का काम ही कर रही होती है कि तभी दया बहन एक बार फिर से अंजलि पर चिल्लाते हुए बोलती है, ए छोकरी, हमारे घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहेगी तू। यहाँ हरियाणवी पहरावा नहीं, गुजराती पहरावा चाले छे।
लो बस इतनी सी बात। अरे सासू माँ पहनावे तो क्या हो गया, अगर आपकी खुशी इसी में है तो लो मैं गुजराती घाघरा पहन लूंगी। अभी के अभी साड़ी पहन कर आ, आने बीजी बात, ये 52 गज का दामन कभी मत पहनियो। दोनों सास बहू की खट्टी मीठी नोक-झोंक इसी तरीके से होती रहती है। ऐसे ही एक दिन उन्हें पता चलता है कि उनकी सोसाइटी में एक गरबा कंपटीशन होने वाला है, जिसमें अंजलि और दयाबेन दोनों ही हिस्सा लेती हैं। दोनों इसकी रात दिन खूब प्रैक्टिस करती हैं। ऐसे ही कंपटीशन वाले दिन सभी लोग गुजराती ड्रेसअप में गरबा खेलते हैं, लेकिन अंजलि हरियाणवी लुक में ही गरबा खेलती है। थोड़ी देर के बाद जजेस गरबा कंपटीशन का विनर नेम अनाउंस कर देते हैं और जजेस में से एक जज सामने स्टेज पर आते हैं और अंजलि के पास आते हुए उसे ट्रॉफी देते हैं। साथ ही गरबा कंपटीशन का विनर भी बताते हैं। तभी उनमें से एक जज बोलती है, अंजलि राणा जी, आप एक हरियाणवी कल्चर की होके भी गरबे को आपने इतने अच्छे से खेला, और वो भी अपना कल्चर समझकर। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी मेरी इस जीत के पीछे ना सिर्फ और सिर्फ मेरी सासू माँ का हाथ है जी। उनको देख देख के ही मैंने गरबा प्रैक्टिस किया था, और आज तो यह बात साबित होगी कि हर बच्चे की जीत के पीछे उसकी माँ का हाथ होवे, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। ये सब देखकर दयाबेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बहू के लिए तालियां बजाने लगती है। उसको देखकर सभी लोग तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। तभी अंजलि बोलती है, वैसे जी मैं आप सबको ना एक पैगाम देना चाहती हूँ, ध्यान से सुनना जी सारे। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और अशोक सम्राट जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील की दूरी पर रूप, रंग, पहनावा और मजहब बदल जाता है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया बसेरा करती है। मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ। हम सब एक हैं। पहरावा अलग होने से इंसान अलग नहीं हो जाता, धर्म अलग होने से इंसान अलग नहीं हो जाता। जिस तरह लोग हरे रंग को मुस्लिम और लाल रंग को हिंदू बताते हैं, तो मेरे दोस्तों ये बताओ कि तरबूज किसके हिस्से में आता है, हिंदू या फिर मुस्लिम? सभी लोग खड़े होकर अंजलि के लिए अपलॉज करते हैं। दयाबेन को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी हरियाणवी लुक में बहू को हंसी खुशी अपना लेती है। साथ ही घर आने के बाद दोनों सास बहू मिलकर 52 गज का दामन गाने पर खूब डांस करती हैं। जोया और अमन दोनों ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। उनके रिलेशनशिप को 2 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। ऐसे ही एक दिन जोया अमन का एक कैफे में बुर्का पहनकर इंतजार कर रही थी। करीबन 1 घंटे के बाद अमन उसके पास पहुंचता है और बोलता है, सॉरी यार, लेट हो गया। क्या सॉरी? हम नाराज हैं आपसे, हम आपसे बात नहीं करना चाहते। जोया माफ कर दो मुझे, आगे से ध्यान रखूंगा। चलो अब अपनी आंखें बंद करो। पर क्यों? करो तो। जोया आंखें बंद कर लेती है और फिर अमन उसे गरम गरम जलेबी खिलाता है और जोया ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, या अल्लाह, आप हमारे लिए गर्मा गर्म जलेबियां लेकर आए हैं। हाय, तभी आप इतना लेट हो गए। हाँ जोया। आप पागल हैं। आपने इतनी तकल्लुफ क्यों की? तकल्लुफ से नहीं, बहुत प्यार से लाया हूँ तुम्हारे लिए। अब खा लो जल्दी, वरना ठंडी हो जाएगी। जी जोया, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अमन, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जोया, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। कब तक हम ऐसे छुप छुप कर मिलेंगे? अमन, मिलना तो हम भी नहीं चाहते हैं ऐसे, पर हम आपसे निकाह भी तो नहीं कर सकते। हमारे परिवार वाले कभी इस बात के लिए नहीं मानेंगे। अगर उन्हें पता चल गया तो वो तो हमें जान से ही मार देंगे। जोया, तुम फिक्र मत करो, मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और शादी भी जरूर करेंगे। मैं आज ही अपने घर वालों से बात करने की कोशिश करता हूँ। जी अमन, ठीक है। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अमन जोया को उसके घर से थोड़ा दूर छोड़ देता है और वो चली जाती है।
जोया जब अपने घर जाती है तो उसकी अम्मी उसके रिश्ते की बात असद नाम के एक लड़के से तय कर रही होती है और वो ये देखकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसकी अम्मी उसके पीछे पीछे उसके कमरे तक जाती है। अम्मी, आज तक हमने आपकी हर बात मानी है। आपने जैसा कहा हमने वैसा किया। आज एक बात आप हमारी भी मान लीजिए। हम ये निकाह नहीं कर सकते। हमें समझने की कोशिश कीजिए। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? किसी से मोहब्बत तो नहीं करती ना तुम? हाँ अम्मी, हम अमन से बहुत प्यार करते हैं और हम उनके बिना नहीं जी सकते। तुम्हारी ये मचाल, तुमने किसी से नापाक रिश्ता बनाया? जानती है ना ऐसा नहीं हो सकता। कितने दंगे हो जाएंगे अगर हमारी बिरादरी को ये सब पता चला तो। जोया अपनी अम्मी की बात सुनकर जबरदस्ती उस असद नाम के लड़के के आगे चाय नाश्ता लेकर चली जाती है। लेकिन शाम को वो अमन से मिलकर अपनी अम्मी की सारी बातें उसे बता देती है, जिसके बाद वो दोनों मंदिर में जाकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करके अमन उसे अपने घर ले आता है, जहां उसकी माँ सरोज अपने बेटे को एक लड़की के साथ शादी के जोड़े में देखकर तिलमिला जाती है और बोलती है, अमन, ये लड़की कौन है? माँ, ये जोया है। मैंने इनसे शादी कर ली है और अब से ये आपकी बहू है। क्या? अरे तूने शादी कर ली, वो भी एक मुस्लिम लड़की से? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? और जोया बहुत अच्छी और तहजीब वाली लड़कियों में से है। वो आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। तभी अमन और सरोज की बात सुनकर अमन की बहन डिम्पल बोलती है, माँ, भैया सही कह रही हैं। भैया भाभी को अंदर आने दीजिए। आ जाओ, मैं कौन सा अब मना कर दूंगी। भैया 1 मिनट रुकिए। डिम्पल उन्हें रोककर अंदर से आलते की थाली लाती है और जोया से आलते की थाली पर पैर रखवाकर उससे गृह प्रवेश करवाती है और फिर उनका रूम दिखाकर उनसे कहती है, भैया भाभी का अच्छे से ख्याल रखना। और भाभी आपको कुछ भी चाहिए हो या किसी भी तरीके की मदद की जरूरत हो तो बस एक बार बुला लेना मुझे। थैंक यू डिम्पल, आपने माँ जी के सामने हमें सपोर्ट किया। भैया भाभी बहुत अच्छी है, आप देखना एक दिन माँ भी जरूर मान जाएगी। और भाभी मैं आपकी पूरी मदद करूँगी। शुक्रिया बाजी। भाभी माँ सुन लेंगी तो गुस्सा करेंगी, पर हाँ आप मुझे अकेले में बुला सकती है, पर सबके सामने नहीं। सुबह के 5 बजे जोया नमाज कर रही होती है कि तभी सरोज उसके कमरे के बाहर से गुजरती है और जोया को देखकर मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर के बाद वो रसोई में सबके लिए चाय नाश्ता बनाने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी सास सरोज आ जाती है और गुस्से से ये बोलती है, अरे क्यों आई है तू यहाँ पर? किसने दी तुझे यहाँ आने की इजाजत? वो माँ जी, हम तो आपकी मदद ही करना चाहते थे। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद बना सकती हूँ अपना खाना। और हाँ, तेरे हाथ से तो मैं 1 गिलास पानी भी ना पीऊं। पता नहीं क्या क्या खाते रहते हो तुम सब, मांस मच्छी। छी छी, अरे तू तो मेरी रसोई अशुद्ध कर देगी। निकल यहाँ से। पर माँ जी, हमारी अब शादी हो चुकी है, हम इस घर के सदस्य हैं। और कौन सा ऐसा धर्म है जहाँ मांस मछली नहीं खाया जाता? हर धर्म हर वर्ग के लोग ये खाते हैं। फिर आप ऐसे हमें क्यों कह रही हैं? और हम वादा करते हैं कि आज के बाद हम नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाएंगे और ना ही कभी खाएंगे। अरे मुझे मत सिखा कि क्या सही है और क्या गलत। इस तरह सरोज उसे खरी खोटी सुनाती रहती है और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वक्त बीतता जाता है। सरोज छत से कपड़े लेकर आ रही थी कि तभी सीढ़ियों से उसका पैर फिसल जाता है और वो सर के बल जमीन पर खून में लथपथ गिर जाती है। उसकी आवाज सुनकर जोया उसे देखती है और जल्दी से सर पर कपड़ा बांध देती है। साथ ही डिम्पल को भी बुलाती है। डिम्पल एम्बुलेंस को कॉल करती है और कुछ ही देर के बाद जोया और डिम्पल अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाती हैं। सरोज के कुछ टेस्ट किए जाते हैं और डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद बताते हैं, मिसेस जोया, आपकी मदर इन लॉ का खून बहुत बह चुका है, जिस वजह से उनको खून की बहुत जरूरत है। आप अपने हस्बैंड या घर के किसी और सदस्य को तुरंत बुलाइए। जी आप फिक्र मत कीजिए डॉक्टर, हम अभी उन्हें बुलाते हैं। जोया डिम्पल के पास जाकर उसे डॉक्टर की कही हुई सारी बातें बताती है और डिम्पल ब्लड सैंपल दे देती है। तो सरोज से उसका ब्लड ग्रुप मैच ही नहीं करता, जिसके बाद
जोया अमन को भी कॉल करके सारी बात बता देती है और वो भी भागा भागा ऑफिस से हॉस्पिटल पहुंचता है, जिसके बाद डॉक्टर उसका ब्लड सैंपल लेते हैं, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप भी उसकी माँ से मैच नहीं होता। तभी अमन घबराते हुए बोलता है, जोया अब हम क्या करें? माँ का ब्लड ग्रुप ना मुझसे मैच हुआ ना डिम्पल से। अब हम क्या करें? ब्लड बैंक में भी ब्लड नहीं है। अमन, आप चिंता मत कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो सब राजी होगा। आप सब्र कीजिए। हमने अभी तक अपना ब्लड टेस्ट नहीं करवाया है, एक बार हम भी टेस्ट करवा लेते हैं, क्या पता हमारा ब्लड उनसे मैच हो जाए। भैया, भाभी सही कह रही है। भाभी आप जाइए, मैं हूँ भैया के पास। जोया डॉक्टर के पास जाती है। जोया का ब्लड ग्रुप सरोज के ब्लड से मैच कर जाता है और डॉक्टर जल्दी से फिर सरोज को ब्लड चढ़ा देते हैं। कुछ ही देर के बाद सरोज होश में आती है और डॉक्टर जोया को थैंक्स कर ही रहे होते हैं कि सरोज थोड़ी बेहोशी में ही उन दोनों की बातें सुन लेती है और फिर से बेहोश हो जाती है। 2 दिन यूं ही बीत जाते हैं। अमन और जोया सरोज को घर ले आते हैं कि तभी सरोज जोया से कहती है, जोया, तूने मुझे अपना खून दिया, आखिर क्यों? वो माँ जी, आपकी हालत उस वक्त बहुत खराब थी और कहीं से भी आपके लिए ब्लड नहीं मिल रहा था, इसीलिए हमने अपना खून देकर आपको बचाया, क्योंकि आपकी जान से ज्यादा जरूरी हमारे लिए कुछ भी नहीं है। कोई धर्म, कोई जात कुछ मायने नहीं रखता सिवाय इंसानियत के। इतनी बात सुनकर सरोज भावुक हो जाती है और उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है कि वो अपनी बहू को लेकर कितनी बड़ी गलतफहमी में थी। उसे समझ आ जाता है कि धर्म और जात पात में कुछ भी नहीं रखा है, इंसान का रिश्ता दिल से होना चाहिए। इस तरह सरोज अपनी बहू से माफी मांगती है और उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार भी कर लेती है और फिर सभी लोग एक साथ मिलकर एक ही छत के नीचे खुशी खुशी रहने लगते हैं। अनीशा अपने बॉयफ्रेंड समर के साथ पार्क में होती है, जहाँ समर उसको एक पेड़ से लगे झूले पर झूला झुला रहा होता है। तभी अचानक से वो झूला टूट जाता है और अनीशा धड़ाम से नीचे गिर जाती है। समर उस पर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, मोटी, तुम्हारा वजन तो कोई नहीं झेल सकता, यहाँ तक कि ये झूला भी नहीं। तुम्हारा तो काम ही है मेरा मजाक बनाना, बस मौका मिलना चाहिए जनाब को। हो जाते हैं शुरू। अरे मोटी, पतली तो हो जा पहले, वरना तुम्हारा वजन देखकर हाथी भी शर्मा जाएगा। अब है ना, तुम देखते जाओ मैं कैसे एकदम 0 फिगर बनाकर दिखाती हूँ तुम्हें। अरे तुम और पतली, अच्छा मजाक था। तुम्हें पता है इसके लिए डाइटिंग करनी पड़ती है और फास्ट फूड खाना बंद करना पड़ता है। हाँ, अब तो मैं तुमसे तभी मिलूंगी जब मैं अपना 0 फिगर बना लूंगी। टाटा बाय बाय। इतना बोलकर अनीशा वापस अपने घर आ जाती है और अगले दिन बाजार में बहुत सारी सब्जियां ले आती है और सैलेड बनाने लगती है। ऐसे ही अनीशा अब सब कुछ खाना पीना छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सैलेड ही खाया करती। अब उसे भूख लगती तो भी वो सिर्फ सैलेड ही खाती। धीरे धीरे उसका वजन कम होने लगता है और वो पहले के मुताबिक पतली हो जाती है और अगले ही दिन वो समर के पास जाती है। जैसे ही समर उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है और कहता है, वाओ, बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही हो तुम बेबी आज। तो चले वहाँ? कहाँ? रिजॉर्ट। वहाँ तुम स्विमिंग पूल में स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर आना और अपनी हॉट हॉट अदाओं से मुझे प्यार करना। ओके बेबी। दोनों रिजॉर्ट जाते हैं और वहाँ पर अनीशा एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लेती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को प्यार से देखते हैं कि तभी समर उसके साथ मस्ती करते हुए उसे गोद में उठाकर पूल में फेंक देता है। स्विमिंग पूल में दोनों एक दूसरे के पास खड़े होकर एक दूसरे को जूस पिलाते हैं और दोनों अपने इस लम्हे को खूब एंजॉय करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अनीशा और समर दोनों अपने इस प्यार को शादी के पवित्र बंधन का नाम दे देते हैं। समर उसे अपने घर ले आता है, जहाँ पर उसकी माँ कुंती देवी उनका बड़े ही प्यार से स्वागत करती है। अनीशा अपने ससुराल में आकर सभी के लिए खाना बनाया करती, लेकिन अपने लिए सिर्फ और सिर्फ सैलेड ही बनाया करती। ऐसे ही एक दिन उसकी सास उससे बोलती है, बहू, अरे तू सारा दिन सलाद खाती रहती है,
तुझे कोई बीमारी वगैरह है क्या? अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, मुझे सलाद खाना बहुत पसंद है। अरे बड़ी मुश्किल से पतली हुई हूँ मैं, कहीं खाना खाकर फिर से मोटी हो गई तो? अरे ऐसा भी होता है क्या कि खाना खाने से कोई मोटा हो जाए? अरे खाना खाया कर, वरना मर जाएगी एक दिन। अरे माँ जी, मैं नहीं चाहती कि मैं फिर से मोटी गोलगप्पा हो जाऊँ। ठीक है, जो तुझे ठीक लगे तू वो कर। ऐसे ही अनीशा को जब भी भूख लगती वो सिर्फ और सिर्फ सैलेड ही खाया करती और धीरे धीरे वो बहुत ही ज्यादा स्लिम हो जाती है। ऐसे ही एक रात समर बड़े ही रोमांटिक मूड में होता है, तो वहीं अनीशा ने भी बहुत ही सुंदर सी साड़ी पहनी होती है। तभी अचानक से समर उसे एक चॉकलेट देता है और उससे बोलता है, डार्लिंग, इसे हम दोनों अपने रोमांटिक तरीके से खाएंगे। पागल वागल हो गए हो क्या? अगर मैं ये सब खाऊंगी तो फिर से मोटी हो जाऊंगी। अरे कैसी बातें कर रही हो यार, ऐसा कहीं नहीं होता, समझी? हाँ होता है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मेरा स्लिम ट्रिम फिगर फिर से खराब हो जाए। चलो मत खाओ ये, मगर मेरे साथ मिलकर इस रात को हसीन तो बना सकती हो ना? हाँ मेरे हलकट। हलकट और मैं हाँ तुम। अभी बताता हूँ तुम्हें इस हलकट की हरकत। समर बड़े ही प्यार से उसके हाथों को किस करता है। अगले दिन जब अनीशा सुबह उठती है तो उसे अचानक से चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है। समर उसे उठाकर बेड पर लिटाता है और तुरंत डॉक्टर को फोन करके घर बुला लेता है। थोड़ी ही देर के बाद जब डॉक्टर आते हैं तो अनीशा का इलाज करके बताते हैं, जी देखिए, आपकी पत्नी के शरीर में खून की मात्रा बहुत कम है। जी वो डाइटिंग पर है ना, उसको अपना मोटापा कम करना है, इसीलिए। डाइटिंग मोटापे से भी ज्यादा खतरनाक है। कम कैलोरी और कम फूड लेकर मोटापा और वजन कम करने के नुकसान बहुत ज्यादा हैं। डाइटिंग से मेटाबॉलिज्म पर बुरा असर तो पड़ता ही है, इससे मानसिक स्वास्थ्य भी खराब होता है। जी ये तो सारा दिन सलाद ही खाती है, इसको जब भी भूख लगती है ये बस सलाद ही खाती है। जी देखिए, सैलेड भी तब फायदा करता है जब आप प्रॉपर डाइट लें और प्रोटीन लें। जी ठीक है, अब मैं अपनी पत्नी का ध्यान रखूंगा। डॉक्टर के जाने के बाद समर अनीशा के लिए बड़े ही प्यार से खाना लेकर आता है और उसको खिलाने की बहुत कोशिश करता है कि तभी अनीशा समर से कहती है, मुझे नहीं खाना समर, अगर मुझे कुछ खिलाना ही है तो प्लीज मुझे थोड़ा सा सलाद खिला दो ना, ये सब खाकर मुझे मोटे नहीं होना। मोटी हो भी गई तो क्या हुआ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे मोटापे से। तुम कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा लो लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। देखता हूँ कैसे नहीं खाती हो तुम। समर उसे जबरदस्ती खाना खिलाता है, लेकिन अनीशा गुस्से में उठकर बाथरूम में जाकर सारा खाना मुंह से निकाल देती है, जिससे समर को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाकर बोलता है, अरे तुम्हारा दिमाग तो सही है ना, कब से बोल रहा हूँ कि खा लो खाना, मगर नहीं, तुम्हें तो समझ ही नहीं आता। ये मेरी जिंदगी है, मैं जैसे मर्जी जीऊं। ठीक है, मत खाओ खाना, अब जब तक तुम सही तरीके से खाना नहीं खाओगी तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। हाँ हाँ मत खाओ, मैं भी देखती हूँ कब तक नहीं खाते हो। इतना सब होने के बाद समर खुद भी खाना पीना छोड़ देता है और 2 दिन के बाद समर को बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, जिससे वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। तभी अनीशा तुरंत डॉक्टर को फोन करके घर बुलाती है और डॉक्टर जब आते हैं तो वो समर को चेक करके अनीशा से कहते हैं, जी इन्होंने लास्ट टाइम खाना कब खाया था? जी परसों। अरे कैसी पत्नी हो आप, आपको जरा भी ख्याल नहीं है अपने पति का। खाना ना खाने की वजह से इनको कमजोरी हो गई है, इनके खाने पीने पर ध्यान दीजिए आप। जी डॉक्टर, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी। डॉक्टर के जाने के बाद अनीशा खाना लेकर समर के पास जाती है और उससे कहती है, समर प्लीज खाना खा लो, गुस्सा थूक दो ना। ये मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी, कैसे भी जीऊं। तुम कौन होती हो मुझे बोलने वाली? प्लीज मुझे माफ कर दो, अब से मैं कभी कुछ नहीं कहूँगी, पर तुम खाना खा लो प्लीज। पक्का? तुम पहले प्रॉमिस करो मुझसे। पक्का प्रॉमिस, अब से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को खाना खिलाते हैं और फिर प्यार से गले लगा लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों कभी भी ऐसी जिद नहीं करते और अनीशा भी अब हमेशा के लिए सैलेड खाना कम कर देती है। वो उसे तभी खाती है जब उसकी जरूरत होती है और फिर सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। ज्योति की शादी इंदर नाम के एक बड़े ही होनहार लड़के से हो जाती है, जहां ज्योति भी
एक बहुत ही अच्छी बहू की तरह अपने पति और सास सुमन की खूब सेवा किया करती थी। पर वहीं ज्योति के लिए मच्छरों से डील कर पाना एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी। ऐसे ही एक दिन ज्योति किचन में खाना बना रही होती है कि तभी उसके कानों के पास आकर मच्छर भिन भिन करता है, जिस पर उसका दिमाग घूम जाता है और वो गुस्से से बोलती है, इन मच्छरों ने तो मेरे नाक में दम कर दिया है। जब देखो अपना गंदा सा फेस उठाकर मेरे पास चले आते हैं और मेरे कानों में आकर भी भी करना शुरू कर देते हैं। आज तो इनकी खैर नहीं। इतना बोल वो मच्छरों को कभी अपने दोनों हाथों से मारती तो कभी खाना बनाने वाले चमचे से। किचन में शोर की आवाज सुनकर इंदर और सुमन किचन में आ जाते हैं, पर ज्योति को पता ही नहीं चलता। जैसे ही वो मच्छर को मारने के लिए पीछे घूमती है, वो चमचा इंदर के सर पर लग जाता है, जिससे उसके सर पर हल्का सा कट हो जाता है और ज्योति चमचे को रख इंदर से बोलती है, सॉरी इंदर जी, मैंने देखा नहीं, गलती से हो गया। अरे कुछ भी गलती से नहीं हुआ, तेरी तो आदत है मारने की, चाहे वो इंसान हो या फिर मच्छर। माँ जी मैं सच कह रही हूँ, मैं तो मच्छर को मार रही थी, इंदर जी बीच में आ गए, उनको लग गई। अरे ये कलमुहे मच्छर सिर्फ तुझे ही काटते हैं, हमें तो काटते नहीं। माँ रहने दो ना, गलती से लग गई। और सच में मच्छर बहुत हो रहे हैं। ज्योति, मैं अभी ऑल आउट लेकर आता हूँ। इंदर घर के बिगड़ते माहौल को संभालते हुए घर के लिए ऑल आउट ले आता है, जिसे वो घर के हर कोनों में लगा देता है। ज्योति भी खाना टेबल पर लगा देती है। सब खाना खाने बैठते हैं, पर मच्छरों पर ऑल आउट का भी कोई असर नहीं पड़ता। सब खाना खाते वक्त मच्छरों को भी झेल रहे होते हैं। कभी मच्छर उनके पैरों में काटते तो कभी सर पर डेरा जमा लेते, जो कभी कानों में मधुर मधुर भिन भिन का संगीत बजाते। तभी एक मच्छर इंदर के गाल पर काटने के लिए बैठ जाता है और ज्योति जल्दी से उस मच्छर को मारने के लिए इंदर के गालों पर एक जोरदार हाथ मारती है। मच्छर तो मरकर नीचे गिर जाता है, पर ज्योति की उंगलियों के निशान इंदर के गाल पर छप जाते हैं। ज्योति मरे हुए मच्छर को उठाती है और बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे पति की गाल पर बैठकर उनको काटे और फिर उनका खून चूसे। कभी नहीं, अपने पति को बाइट करने का हक ना सिर्फ मेरा है। अच्छा हुआ जो तू मर गया, यही है तेरी सजा। नाक में दम करके रखा हुआ है मेरे। अरे बेवकूफी की हद होती है, ये सब तेरे छूट का नतीजा है, जो ये आज हमारे सर पर मच्छर की तरह नाच रही है और हमारा खून पी रही है, डायन कहीं की। अरे ओ करमजली, मच्छर मारने के चक्कर से इसने मेरे बेटे का गाल ही लाल कर दिया। अरे माँ जी, अगर नहीं मारती ना तो वो मच्छर जिंदा रह जाता और इनका खून पी जाता। अरे मच्छर तो कम से कम आने से पहले भोंपू बजाते हैं, और तूने तो एक शॉट में ही 2 काम कर दिए। नास पीटी कहीं की, तेरे हाथ में कीड़े पड़ जाएं। अपनी सास की बातें सुन ज्योति निराश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सब सोने जाते हैं, जहाँ ज्योति मच्छरों से परेशान हो जाती है और गुस्से में अंदर से बोलती है, मुझे समझ नहीं आता कि मेरे घर वाले इतने सारे मच्छरों के बीच में कैसे रह लेते हैं। सुनिए, उठिए, आप कैसे घोड़े बेचकर सो रहे हैं? यहाँ मच्छरों की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। बार बार आकर मेरे कानों में अपना भजन सुनाने लगते हैं। ज्योति, कोशिश करोगी तो नींद आ जाएगी ना। सोने की कोशिश करो, मच्छरों से ध्यान हटा लो। और हाँ, मच्छर तुम्हें काट रहे हैं ना, तुम उनको काट लो। इतना बोल इंदर सो जाता है, पर मच्छरों की वजह से ज्योति सो ही नहीं पाती। इसलिए वो हर वो कोशिश करती है जिससे कि मच्छर भाग जाए। इसलिए वो मच्छर मारने वाली अगरबत्ती और मोर्टीन जला देती है और करवटें बदलकर सोने की कोशिश करती है, पर उसे नींद ही नहीं आती और उसकी सारी रात मच्छरों के पीछे ताले बजाने में बीत जाती है। क्या बात है इंदर, क्यों मेरे आगे पीछे घूम रहे हो और ये गला क्यों पकड़ा है? देखो, एक तो मैं मच्छरों की वजह से वैसे ही बहुत परेशान हूँ, दूसरा तुम मुझे परेशान मत करो अब। अरे डायन कहीं की, तुझे मच्छरों की पड़ी है और यहाँ मेरे बेटे की आवाज नहीं निकल रही। जरूर तूने ही रात में अगरबत्ती जलाई होगी, तभी तो मेरे बेटे की आवाज चली गई। क्या
आपको मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती की खुशबू और धुएं से एलर्जी है। हे भगवान, अरे इंदर जी, आपको पहले बताना चाहिए था ना। खैर कोई बात नहीं, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे और ये मच्छर की प्रॉब्लम भी ना बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली है। मैंने पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाया है, देखना एक एक मच्छर को ना चुन चुन कर मारेंगे। क्या तूने उन चोरों को बुलाया है? अरे पूरे घर में धुआं करके सारा सामान लूट कर ले जाएंगे। कैसी बातें कर रही हो माँ जी, उस धुएं से सारे मच्छर भाग जाएंगे। हे भगवान, अरे नासपीटी भूल गई क्या? अभी 2 दिन पहले पास वाले घर में ऐसे ही चोरी हुई थी। माँ जी आप रहने दीजिए, किसके घर में क्या कब कैसे क्यों किस लिए हुआ मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इन मच्छरों से छुटकारा चाहिए। इतना बोल ज्योति वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर में मच्छर भगाने वाली कंपनी मशीन के साथ वहाँ आ जाती है। उनके आते ही सब घर से बाहर निकल जाते हैं और मच्छर मारने वाले अपनी स्प्रे मशीन लेकर उनके घर में छिड़काव कर देते हैं। पर घर में कहीं चोरी ना हो जाए, इसलिए सुमन उन पर नजर रखने के लिए बिना मास्क और गॉगल्स लगाए चुपके से अंदर चली जाती है और उस स्प्रे की जहरीली गैस की वजह से वो घर के एक कोने में बेहोश होकर गिर जाती है। वहीं दूसरी ओर इंदर और ज्योति सुमन को बाहर ना देख ढूंढने लगते हैं, पर सुमन का कुछ पता ही नहीं चलता और ज्योति इंदर से बोलती है, ओफो, माँ जी का कुछ पता नहीं चल रहा। अरे मैं भी किन से पूछ रही हूँ, मैं तो भूल ही गई थी कि इनकी तो आवाज ही नहीं आ रही। अरे अब मैं क्या करूँ, यहाँ इनकी आवाज का नहीं पता और वहाँ माँ जी का नहीं पता चल रहा। इंदर जी, मुझे लगता है कहीं माँ जी अंदर तो नहीं। ये बोल वो दोनों धुएं के कम होने का इंतजार करते हुए पूरी सेफ्टी के साथ घर में जाकर सुमन को ढूंढते हैं। तभी ज्योति की नजर सुमन पर पड़ती है और वो देखती है कि सुमन बेहोश होकर नीचे पड़ी है। दोनों पति पत्नी जल्दी से सुमन को बाहर लेकर आते हैं। थोड़ी देर बाद घर का धुआं कम हो जाता है। उसके होश में आते ही इंदर और ज्योति उसको उसके रूम में ले जाते हैं, जहाँ ज्योति उससे बोलती है, माँ जी धुआं अब कम हो गया है और आप होश में भी आ गई हैं और अब तसल्ली से अपना पूरा घर देख लीजिए। घर से कुछ नहीं गया है सिवाय उन घटिया मच्छरों के। सुमन ज्योति की बातों का जवाब न देकर पहले घर की ओर देखती है और हंसकर बोलने की कोशिश करती है, पर वो भी इंदर की तरह बोल ही नहीं पाती, जिस पर ज्योति धीरे से डरते हुए बोलती है, माँ जी क्या हुआ, कुछ बोलिए ना। सुमन बहुत कोशिश करती है पर बोल ही नहीं पाती। तभी इंदर की आवाज आती है और वो बोलता है, लगता है माँ की भी आवाज चली गई। पर इंदर जी आपकी आवाज तो आ गई, ये बहुत अच्छी बात है, और माँ जी की चली गई ये बुरी बात है। खैर छोड़ो, अब माँ जी के गले को थोड़ी देर आराम मिलेगा। वैसे भी सारा दिन बहुत बोलती है और अब मैं रात को चैन से सो सकती हूँ। आखिर ज्योति मच्छरों का इलाज कर उनसे अपना पीछा छुड़ा ही लेती है। उसकी खुशी देख इंदर और सुमन भी फूले नहीं समाते और इस तरह से वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं, वो भी बिना मच्छरों के। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।